वादे वादे जायते तत्वबोध है। तत्वबोध क्या है? तत्व हमारे यहाँ तत्व का मतलब है ट्रुथ। तत्व का बोध कैसे होगा? सत्य की ओर हम लोग कैसे बढ़ेंगे? ओनली थ्रू आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट, एविडेंस एंड काउंटर एविडेंस, यू विल रीच द ट्रुथ। मेरा नाम शशि रंजन कुमार है और मैं 1992 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। मेरा जन्म बिहार के गया जिले में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गांव में हुई। उसके बाद फिर अपने ब्लॉक जो जिसे कहते हैं वहाँ के हाई स्कूल में मैं पढ़ा और 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए मैं पटना आ गया और पटना से फिर मैंने दिल्ली की यात्रा कर ली और यहाँ मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा था 85 से 89 तक। जहाँ तक रुझान का सवाल है तो ऐसा है कि आप जानते ही हैं कि बिहार की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि जो भी थोड़ा बहुत कुछ इंटेलिजेंट अगर कोई छात्र हुआ या उसको मेधावी तभी माना जाता है जब वो सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले, ऐसे माना ही नहीं जाता है। तो बचपन से ये बात इतनी ज़्यादा मन में भर दी गई कि धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण बढ़ता गया और हालांकि मेरी पढ़ाई तो डिग्री तो इंजीनियरिंग में हुई लेकिन फिर भी मैं सिविल सर्विस की तरफ आकर्षित हो गया। देखिए मैं 2 प्रयास किया। मेरे पहले प्रयास में मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें पहली बार मुझे 180 रैंक मुझे मिला, लेकिन उस समय मैं ज्वाइन नहीं किया सर्विस। दोबारा जब अटेम्प्ट लिया मैंने तो दूसरा प्रयास मेरा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स से मैं अपीयर हुआ 1991 के परीक्षा में और फिर उससे मैंने 15वीं रैंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण। देखिए हुआ ऐसा कि मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो उस समय मैं दिल्ली में ही रहता था, IIT दिल्ली में रहता था। मैं मास्टर्स कर रहा था, लेकिन मास्टर्स करते करते फिर क्या हुआ कि मेरी नियुक्ति इंजीनियरिंग सर्विस में हो गई। तो मैं इंजीनियरिंग सर्विस की ट्रेनिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए नासिक चला गया, जहाँ पे नासिक में इंस्टीट्यूट है। तो नासिक में ही मैं उस समय रहता था, ट्रेनिंग पे था। तो उस समय नहीं इंटरनेट का ज़माना था, नहीं कुछ था। तो मेरे यहाँ जो एक मित्र रहते थे यहाँ पे, जो अभी भी IIT में ही रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो उनको मैंने कहा था कि तुम UPSC जा करके और रिजल्ट को देख करके आना और मुझे फ़ोन पर बताना। तो फिर वो मेरे लिए गए और यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा होता था UPSC में, और UPSC उन नोटिस बोर्ड पर उन्होंने देखा और फिर आकर मुझे वहाँ फ़ोन किया कि मैं पास कर गया हूँ एग्जामिनेशन। तो उस समय तो मैं अपने दोस्तों के साथ था, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं पर हम लोगों ने सेलिब्रेट वगैरह किया। बाद में फिर घर वालों को बताया, तो घर बताने का तरीका भी एक ही था कि चिट्ठी भेज करके बताओ। तो चिट्ठी भेज करके सूचित किया कि भाई मैं पास हो गया हूँ। इतिहास में मेरी रुचि तो पहले से रही है, लेकिन इतिहास की एक समस्या जो ये थी कि उसमें बहुत याद रखना पड़ता था और परीक्षा में वो मुझे थोड़ा सा कठिन लगता था। उसके ठीक उलट विज्ञान और खास करके गणित में बहुत कम याद रख करके काम चल जाता था। तो हमेशा मुझे गणित बहुत फैसिनेटिंग लगा, मुझे इतिहास भी फैसिनेटिंग लगता था, लेकिन उसमें दिक्कत मुझे ये लगती थी कि बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो इस कारण से, और ख़ास करके जब मैं फिर सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगा तो उस तैयारी के दौरान कुछ इतिहास पढ़ना पड़ता है, राजनीति विज्ञान पढ़ना पड़ता है, जनरल नॉलेज के पार्ट होते हुए। तो उस समय फिर से एक बार और थोड़ी सी और गहराई में इतिहास में जाने का मौका हमको मिला। लेकिन जब मैं सर्विस में आ गया तो ये रुचि भी धीरे धीरे बढ़ती गई और ख़ास करके हिंदू संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो विवाद चलता रहता है, कुछ लोगों का मानना है कि वो तो भाई बहुत ही उत्कृष्ट शिखर पर थे, और ठीक उसके उलट कुछ लोगों का मानना है कि उसमें कुछ खास बहुत कुछ था नहीं, वो सब कर्मकांड थे और अंधविश्वासों से भरा हुआ था और जातिगत प्रथा थी जो कि असमानता पर आधारित थी। तो इस तरह के 2 एक्सट्रीम जिसे कह सकते हैं अतिवादी विचारों के बीच में ये तय कर पाना कि क्या सच और क्या झूठ है बड़ा ही मुश्किल था। तो इसी से फिर मुझे धीरे धीरे इसमें रुचि जागृत हुई कि खुद ही पढ़ करके देखते हैं, और इस खुद पढ़ने की प्रक्रिया में एक जो प्रेरणा रही वो VS नैपॉल की किताबें भी रही, जिसका कई बार मैंने जिक्र किया है कि उनकी जो 3 किताबें जो उन्होंने भारत पर लिखी है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन
और इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज। तो खास करके इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन जब मैंने पढ़ा तो उसको इस तरह से एक घायल सभ्यता की तरह आप उसे अनुवाद कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने अपने इतिहास प्राइमरी सोर्सेज पर आधारित करके वो कह रहे हैं। पहली बार पता लगा कि चचनामा नाम की कोई किताब भी लिखी गई है जो कि इतिहास की किताब है। वो लिखी तो गई थी करीब 8वीं-9वीं शताब्दी में, लेकिन वो फिर उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन होता है 13वीं शताब्दी में। तो मैंने सोचा कि चचनामा पढ़ कर देखते हैं। तो फिर चचनामा से किताब यामिनी फुतूह बुल्दान, तो ऐसे करके अल बालाधुरी की जो किताब है, ये सब प्राइमरी सोर्सेज को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो उस पढ़ने से जो चित्र उभर करके मेरे सामने आया, वो चित्र जो बना, वो चित्र काफ़ी अलग था उन किताबों से जो हम लोग अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं। एनसीईआरटी की जो किताबों में जो लिखी गई हैं, उनसे काफ़ी फ़र्क था उसमें। फिर मैंने सोचा कि इस पर गहराई से अध्ययन करके और अनुसंधान करके क्यों न एक किताब लिखी जाए, और फिर इसको करीब 2019 में मैंने लिखना शुरू किया और 2000 में इसको समाप्त किया। इसका नाम मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि जब मैंने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारी जो उपलब्धियां रही हैं, और जिसे कहते हैं कॉमन इरा, फर्स्ट मिलेनियम हो कॉमन इरा में, चाहे वो गणित हो, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, वो नाट्य शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, तो मैंने देखा कि उसमें एक उत्कृष्टता थी। और आधुनिक युग के पहले का जो काल है, मध्य युग तक के काल में मैंने देखा कि अगर 2-3 बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नाम लिया जाए, तो एक हमारी हिंदू सभ्यता, एक ग्रीको रोमन सभ्यता जो कि पश्चिम, चीनी सभ्यता, इन तीनों का इसलिए मैंने उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन भी पेश किया है अपनी किताब में। और फिर मैंने पाया कि मैं किसी एक को तो सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट नहीं बताना चाहूँगा, पर ये इतना कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदू संस्कृति की जो और सभ्यता की जो जिन ऊंचाई पर बैठा हुआ था 12वीं शताब्दी तक, और वो सच में अपने आप में एक जिज्ञासा का विषय है। और इतने सालों के, इतनी शताब्दियों के गुलामी के बाद हम लगभग उस अपने अतीत को भुला ही मात्र चुके हैं। उसकी कहें तो एक हल्की सी धीमी सी ही याद बच गई है, स्मृति बच गई है। और मैंने अपनी किताब में जिन विषयों का जिक्र किया है, उस विषय पर अनुसंधान तो स्कॉलर्स ने बहुत लिखा है। अगर आप देखेंगे हिंदू एस्ट्रोनॉमी पर, हमारे मैथमेटिक्स पर, ऐसा नहीं है कि अभाव है, लेकिन वो सारी विद्या जो है, वो सारा ज्ञान जो है, वो चंद लोगों तक सिमटा हुआ है, सिमट करके रह गया है। स्कॉलरली डोमेन में वो है। मेरा प्रयास ये है कि स्कॉलरली डोमेन से उसको निकाल करके और पॉपुलर डोमेन में ले आएं, और एक जो आम नागरिक है, एक विद्यार्थी हो, वो इसके बारे में थोड़ा समझ सके कि इन सब में हमारी क्या उपलब्धियां रही। और जैसे गणित में ही देख लें तो गणित में बीज गणित, अंक गणित, अर्ली कैलकुलस में हम सबसे अच्छे थे पूरे विश्व में। ज्यामिति में हम उतने अच्छे नहीं थे। ज्योमेट्री में ग्रीक जो ज्योमेट्री थी वो कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और हमसे आगे थी। तो इस तरह का अध्ययन के बाद पता लगता है कि 12वीं शताब्दी तक भारत एक बौद्धिक उत्कर्ष पर था, इसमें कोई शक नहीं है। वो मैंने ये लिखा है कि चीन में एक स्टेट्समैन हुआ करते थे
हुशी, तो उन्होंने ये कहा कि 2000 साल तक 20 शताब्दी तक भारत ने बिना किसी सैनिक को भेजे हुए और चीन पर आधिपत्य जमा लिया। पर यह आधिपत्य उस तरह का आधिपत्य नहीं है जैसा कि आधिपत्य हम सोचते हैं। वो बौद्धिक आधिपत्य की बात कर रहे थे, ये कोई फिजिकल आधिपत्य की बात नहीं कर रहे थे, वो बौद्धिक आधिपत्य की बात कर रहे थे कि यहाँ से बुद्ध और बुद्ध दर्शन, और यहाँ से चिकित्सा पद्धति, यहाँ की संगीत, खगोल विज्ञान, सब यहाँ से सिल्क रोड के माध्यम से होते हुए चीन पहुंचा और चीन में बहुत लोकप्रिय हुआ। बिहार में एक नहीं कई बौद्ध विहार थे, और बिहार का नाम ही विहार शब्द से आया है ना। और वो जो बौद्ध विहार थे वो सब बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर नालंदा सिर्फ एकमात्र नहीं था। नालंदा था, नालंदा के 15-20 किलोमीटर दूर ही उदांतपुरी का विश्वविद्यालय था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो और फिर बिहार से आप बंगाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ भी थे। तो ये पूरा ही इलाका जो ऐसा था कि जहाँ पर कई सारे विहार थे, और वहाँ पर लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, इन सब विषयों का पठन पाठन होता था। और ख़ास करके नालंदा में तो कई देशों के विद्यार्थी आकर के पढ़ाई करते थे। एक तरह से देखा जाए तो ये फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, और जिसमें मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी, और एक उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस था, जिस स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजर करके ही आपका एडमिशन उसमें होता था। और इतने दूर से आने के बाद भी लोग, मंगोलिया तक से लोग आते थे, इंडोनेशिया से लोग आते थे, मलेशिया से लोग आते थे यहाँ पढ़ने। और एक विद्यार्थी, 3-4 विद्यार्थी में एक ही विद्यार्थी को प्रवेश मिल पाता था उस विश्वविद्यालय में। काशी के बारे में ज़्यादा जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन बनारस भी एक बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षा का। अगर देखिए, अगर शिक्षा का केंद्र आप अगर देखें भारत में, तो सब कौन थे? तो कश्मीर एक बहुत बड़ा वो शिक्षा का केंद्र था हमारा। शिव दर्शन से लेकर के वहाँ से क्या क्या नहीं वहाँ से निकला है। बनारस एक बहुत बड़ा केंद्र, बनारस ऐसा केंद्र था जहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग पठन पाठन के लिए आते थे। और इवन 17वीं शताब्दी में भी अगर आप देखेंगे, जगन्नाथ पंडित राजा जिनका जिक्र आता है, तो जगन्नाथ पंडित राजा तो आंध्र से आए थे और आकर के वहाँ पढ़ते थे। तो तमिलनाडु हो, आंध्र हो, दक्षिण से भी लोग आकर के वहाँ पढ़ाई करते थे। अतीत पर था, अगर कभी अवसर मिला तो मैं थोड़ा इस पर लिखना चाहूँगा कि कैसे हमारे जो पूर्वज थे वो इंटेलेक्चुअल डोमेन में जो आगे थे, वापस कैसे हम उन्हीं बौद्धिक उत्कर्ष की तरफ बढ़े। तो अगर अगला कभी वक्त मिला तो इसी पर किताब लिखूंगा। कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने भी जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और उसमें डॉक्टरेट की उपाधि ली है। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण का काल है, तो यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत ही कैसे होती है? यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत ही होती है रीडिस्कवरी ऑफ लॉस्ट ग्रीको रोमन नॉलेज से। जब वो लोग बिल्कुल ही यूरोप मध्य युग, जिसको अंधकार का युग कहा जाता है, उस अंधकार युग में डूबा हुआ था। उससे उबरा कैसे है, उससे निकलता कैसे है? तो सबसे पहले तो वापस अपनी अतीत की तरफ जाता है, और अतीत की तरफ जा करके और एरिस्टोटल और प्लेटो और रोमन जो ऑथर्स थे उनको फिर से जब पढ़ना शुरू करता है, तो उसको पता लगता है कि हम तो इतनी बड़ी सभ्यता की विरासत हमारे पास है, और अब हमारी स्थिति क्या हो गई है। इससे ही वहाँ पर समाज में सुबुगाहट पैदा होती है और यूरोप में पुनर्जागरण का काल आता है। और फिर आपने देखा कि
13वीं 14वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी में पूरा विश्व का जो विज्ञान का पूरा उन्होंने परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, एक नए आयाम दिया उन्होंने। तो मेरा भी यही है कि हम अपने अतीत से इसलिए जुड़े क्योंकि हम समझें कि हम वारिस किसके हैं, हमारी विरासत क्या है। ठीक है, हम तब क्या लिखते थे। नाट्य शास्त्र ये करीब 2000 से 2400-2500 साल पुराना ग्रंथ है ये नाट्य शास्त्र। और उसके बाद अरिस्टोटल लिखते हैं पोएटिक्स, जो और एस्थेटिक की कोई किताब अगर है दो पूरे विश्व में सौंदर्य शास्त्र की, तो या तो वो नाट्य शास्त्र है या फिर अरिस्टोटल की पोएटिक्स है। तो ये हमारा स्तर था और ये हमारी नए चीज़ों की जानने की और हमारी जिज्ञासा थी, और सिर्फ जानने की नहीं, उसको कलमबद्ध करने की, उसको लिखने की। कई बार ये कह कर के हमें शुरू में मैं ये सोचता कि हमारा ओरल कल्चर था, मौखिक ओरल कल्चर वो बहुत पहले की बात है जब वेदों को ओरल तरीके से लिखा गया। पर उसके बाद तो हमने इतने लिखे हैं, आपको आश्चर्य होगा अभिषेक जी कि सिर्फ मैं आपको कहूँगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, अश्व आयुर्वेद की किताब है हमारे यहाँ, घोड़ों का आयुर्वेद, घोड़ों की चिकित्सा, जिसे आज आप कहते हैं एनिमल वेटनरी साइंस। गज आयुर्वेद, हाथी का आयुर्वेद। ठीक है, और संगीत पर तो मैं आपको जैसे कि बता रहा था, संगीत पर तो कितने ग्रंथ लिखे हुए हैं। संगीत रत्नाकर, नृत्य रत्नावली जो केवल डांस पर डेडिकेटेड है। ठीक है, राजा भोज की एक किताब है चारुचर्या। भोज 11वीं शताब्दी में के राजा थे, उन्होंने 20 किताबें लिखी। एक किताब उन्होंने लिखी चारुचर्या, वो तो पर्सनल हाइजीन पर है। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह में और एक सोने से पहले, कैसे स्नान करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन पर लिखी हुई है, जो कि 1000 साल लगभग 1000 साल पुरानी हो गई। तो रिटन कल्चर हमारा जो था, ओरल को तो ये छोड़िए, ये रिटन कल्चर जो था कि इतने ग्रंथ लिखे गए, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तो एक सरकार ने ये भी बनाई, एक संस्था भी बनाई है कि करीब हमारे पास 1 करोड़ पांडुलिपि पड़ी हुई है। 10 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर लाइंग, जिसमें हमको पता ही नहीं कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो ऐसा हमारा जो है बौद्धिक स्तर था। हम लिखने पढ़ने वाले लोग थे। नई चीज़ों को जानना एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, वो और जो मुझे सबसे यहाँ अपने देश में कभी खलती है, वो ये है कि ये पहले नहीं था, ये अब ऐसा हो गया है कि हम कुछ बदलने में इनर्शिया बहुत आ गया है हमारे समाज में, जड़ता जिसको हम कहते हैं, है ना। बदलना नहीं चाहते, कोई चीज़ जो हो रही है वैसे ही होती रहेगी, नहीं, वैसे कैसे हो सकती है। शाश्वत का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो वैसे ही है जैसे पहले था। कोई चीज़ तभी शाश्वत रह सकती है जब वो नित्य रोज बदल जाए। शाश्वत की परिभाषा ये नहीं हो सकती है कि जैसा पहले था वैसे ही जो चला रहा है वो शाश्वत है। जो नित्य नूतन है वही शाश्वत है, जो हर दिन अपने आप को बदल रहा है, क्योंकि वही इटर्नल हो सकता है। जो जड़ बन जाएगा, पानी अगर एक ही तरह में बंध जाएगा तब तो उसमें सड़न और बदबू आने लगेगी। तो जड़ता को छोड़ना है, नई परिस्थिति और नए परिवेश में क्या चीज़ें होनी चाहिए उस हिसाब से रोज नए बदलना है। तो ये सबसे जरूरी है हमारे समाज के लिए। एस्पिरेंट के लिए किताब इसलिए बढ़नी जरूरी है कि ये शायद आपको परीक्षा में उतनी मदद नहीं कर सके, लेकिन आपको आपके मानसिक फलक के विस्तार करने में इसका जरूरी योगदान हो सकता है। तो हम सब की यही कोशिश रहनी चाहिए कि जब तक हम जीवित हैं तब तक अपने मानसिक फलक का हमारा विस्तार होते रहे, हम नई नई चीज़ें जानते रहें, सीखते रहें, कभी पुराने न हो जाए। तरह का दर्शन है
एक तरह से जीवन जीने का एक तरीका है। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा कोई ऐसा एक कोई ग्रंथ तो है नहीं जिसको कह दें कि इसी को कहने से हो जाएगा। तो उसका एसेंस को मैंने ना अपनी किताब में ना 2 छोटे छोटे वाक्यों में कहने की कोशिश की है। तो एक छोटा वाक्य तो ये है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। ठीक है, कि सत्य ऐसा है कि उसके कई पहलू हैं, है ना। हम राग दरबारी की बात कर रहे थे ना, तो राग दरबारी के पहले ही पृष्ठ पर ये चीज़ लिखा हुआ है ना कि सत्य के कई पहलू होते हैं। और सत्य के जो कई पहलू हैं, और फिर उसमें ये ना हो कि हर आदमी सत्य को अलग अलग तरीके से देख रहा है और कोई तरीका एब्सोल्यूट नहीं है, हाँ, कि ये कह दे कि नहीं यही तरीका अच्छा है और बाकी सब तरीके बेकार हैं। तो ये हमारे परंपरा में रही है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। इसी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है। जैन में आप जाएंगे तो वो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का मतलब क्या है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक ही चीज़ को अलग अलग एक ही चीज़ को लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, है ना। और दूसरा जो हमारा जो मूल चीज़ है वो है वादे वादे जायते तत्वबोध। तो तत्वबोध क्या है? तत्व हमारे यहाँ तत्व का मतलब है ट्रुथ। तत्व मतलब ट्रुथ। तो तत्व का बोध कैसे होगा? सत्य की ओर हम लोग कैसे बढ़ेंगे? सत्य की ओर हम ओनली थ्रू आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट, हाँ, एविडेंस एंड काउंटर एविडेंस, यू विल रीच द ट्रुथ एंड नॉट थ्रू फोर्स एंड कोएर्सन। ठीक है, तो अगर ये चीज, अगर आप ये 2 मूल मंत्र हमारे हैं, इस मूल मंत्र को हम अगर फिर से जीवित करें और फिर से जैसे हमारी जिज्ञासा जो थी और हम उसको पढ़ते थे, लिखते थे, और पढ़ने लिखने में सबसे अच्छा चीज़ है ना कि अगर एविडेंस आ गया हमारे पास कुछ उल्टा, तो फिर उसको मान लेना है ना। आप ब्रह्मगुप्ता की किताब पढ़ें, ब्रह्मगुप्त ने लिखा ब्रह्मस्फुट सिद्धांत 7वीं शताब्दी में, उसे ब्यूटीफुल वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स पर है ये। तो उस किताब के शुरू में ही ये लिखते हैं कि पहले पुराने जो ग्रंथ थे वो सब भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो उससे जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं प्लेनेटरी कन्फिग्रेशन का और हमारा ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं उसमें फर्क आ चुका है। तो अब फर्क आ गया है, तो इसका मतलब कि हमारा जो मॉडल था वो मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अब अपने मॉडल को हम बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, उसमें लाएंगे। तो कोई एक सत्य को न पकड़ करके जैसे जैसे एविडेंस आपके सामने आते जाए वैसे वैसे आप अपनी को बदलते रहना पड़ेगा आपको। समझ गए ना? विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान भाई शुरू तो इसी से हुआ था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन फिर एविडेंस आ गया कि ये चपटी नहीं है भाई, तो गोल है, क्योंकि जो जहाज आता है उसका मस्तूल जो है पहला वाला दिखता है पहले, फिर पीछे वाला नहीं दिखता है। और फिर पहले लोग यही मानते थे कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। पर बाद में कोपरनिकस के आने के बाद ये बदल गया कि नहीं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं सारे ग्रह। तो हमने मान लिया ना। और माना कैसे? माना इसलिए कि उसका एविडेंस हमको मिल गया।